हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ज़ेनोत्सु की उन पावर लेवल्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपने पिछले सीजन्स में कभी नहीं देखे होंगे। तो अगर आप सभी ज़ेनोत्सु या फिर इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। इन्फिनिटी कासल आर्क के टाइम पे जब ज़ेनोत्सु की फाइट न्यू अपर मून 6 काइगाकू से होती है तब वो उस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उस बैटल में वो अपना फुल पोटेंशियल दे रहा होता है। ज़ेनोत्सु इतना ज़्यादा सीरियसली फाइट कर रहा होता है कि अपर मून 6 काइगाकू उसके मूव्स को रीड ही नहीं कर पाता है। फाइट के बीच में काइगाकू और ज़ेनोत्सु बात भी किए जा रहे थे और एक टाइम ऐसा आता है जब काइगाकू ज़ेनोत्सु को कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से ज़ेनोत्सु इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जिसे आप पैनल के थ्रू भी महसूस कर सकते हैं। काइगाकू अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज अपनी थंडर ब्रीथिंग के साथ कर रहा था जिसकी वजह से ज़ेनोत्सु को यहाँ पे लड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ज़ेनोत्सु इसको भी ओवरकम कर लेता है। इसके बाद ज़ेनोत्सु कुछ ऐसा करता है जिसको देखकर काइगाकू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। ज़ेनोत्सु थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म यूज करता है और अगर आप सभी को ज़ेनोत्सु के बारे में सही से पता है तो वो बस थंडर ब्रीथिंग की 1st फॉर्म ही यूज कर सकता था। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि थंडर ब्रीथिंग में टोटल 6 ही फॉर्म्स हैं और जो 7th फॉर्म है वो ज़ेनोत्सु ने खुद ही क्रिएट की है। इस फॉर्म का यूज करते हुए ज़ेनोत्सु काइगाकू को एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब आप सभी यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ज़ेनोत्सु काइगाकू से बात करते हुए या फिर फाइट करते हुए इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों था और उसने आखिर कैसे 7th फॉर्म क्रिएट की थंडर ब्रीथिंग की। तो इसके लिए आप सभी को ज़ेनोत्सु की बैक स्टोरी पता होनी चाहिए जो कि मैं आप सभी को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ज़ेनोत्सु हमेशा से अकेला ही था क्योंकि बचपन में उसके माता पिता उसको छोड़कर चले गए थे। बड़े होने के बाद ज़ेनोत्सु को एक लड़की से प्यार हो गया और उस लड़की ने ज़ेनोत्सु का फ़ायदा उठाते हुए उससे पैसे मांगे। ज़ेनोत्सु ने किसी तरह पैसों का इंतज़ाम करके उस लड़की को दे दिए। कुछ टाइम बाद ज़ेनोत्सु को पता चला कि वो लड़की किसी और लड़के के साथ पैसे लेकर भाग चुकी है। ज़ेनोत्सु ने जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे वो लोग वापस आते हैं ज़ेनोत्सु से पैसे मांगने के लिए, क्योंकि ज़ेनोत्सु के पास अब पैसे नहीं होते हैं इसलिए वो सभी उसको पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर जिगोरो आ जाते हैं जो कि यहाँ पे ज़ेनोत्सु की मदद करते हैं। इसके बदले वो ज़ेनोत्सु को अपना स्टूडेंट बना लेते हैं क्योंकि ज़ेनोत्सु के अंदर उन्होंने पोटेंशियल देखा था। काफ़ी टाइम तक मास्टर जिगोरो के साथ रहने के बाद ज़ेनोत्सु को यहाँ पे पता चलता है कि उसका यहाँ पे एक सीनियर है जो कि कोई और नहीं बल्कि काइगाकू होता है। थंडर ब्रीथिंग में टोटल 6 फॉर्म्स हैं जिसमें से काइगाकू बस 5 ही फॉर्म परफॉर्म कर सकता है। 1st फॉर्म को छोड़कर 2nd फॉर्म से 6th फॉर्म के सभी ठंडे स्टाइल ब्रीथिंग को वो परफॉर्म कर सकता है और ज़ेनोत्सु यहाँ पे बस एक ही फॉर्म परफॉर्म कर सकता था जो कि 1st फॉर्म थी। इसलिए काइगाकू हमेशा ज़ेनोत्सु से इस बात के लिए चिढ़ा रहता था कि वो 1st फॉर्म को यूज़ कैसे कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ज़ेनोत्सु था वो काइगाकू को एज अ सीनियर मानता था और बहुत ही रिस्पेक्ट किया करता था। इसी के बीच में एक टाइम आता है जब ज़ेनोत्सु ट्रेनिंग से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है और तभी उसके ऊपर थंडर गिर जाता है। इसका इफेक्ट उसके शरीर पे कहीं पे भी नहीं हुआ होता है, लेकिन जो उसके बालों का कलर होता है बस वो चेंज हो जाता है। इसके बाद काइगाकू अपने एक मिशन के लिए बाहर चला जाता है और जो ज़ेनोत्सु होता है वो हाशिरा फाइनल टेस्ट के लिए चला जाता है। कुछ टाइम के बाद ज़ेनोत्सु को एक लेटर मिलता है जिसे पढ़कर वो रोने लगता है। उस लेटर में ये लिखा होता है कि मास्टर जिगोरो ने अपने आप को सजा देते हुए खुद को खत्म कर लिया है। जिस मिशन के लिए काइगाकू गया होता है वहाँ पे उसका सामना अपर मून 1 से होता है और वहाँ पे वो अपनी हार मान लेता है और खुद भी डीमन बन जाता है। अब आप सभी को यहाँ पे काइगाकू के नेचर को समझने की जरूरत है। काइगाकू चाहे तो रेन गोकू की तरह डीमन बनने से मना कर सकता था, लेकिन हाँ, इसका नतीजा ये निकलता कि काइगाकू तुरंत ही मारा जाता। काइगाकू अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता है। मास्टर जिगोरो के पास आने से पहले काइगाकू एक ऑर्फन में रहा करता था जिसे उस टाइम स्टोन हाशिरा गियो में चलाता था। जब एक रात तक काइगाकू वापस ऑर्फन में नहीं आता है तब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि काइगाकू ने यहाँ पे एक डीमन को एनकाउंटर किया है और काइगाकू यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए उस डीमन से ये बोल देता है कि वो उसे एक जगह बता सकता है जहाँ पे उसे बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं। गियो में ऑर्फन में ब्लू स्पाइडर लिली को जलाता था जिससे डीमंस ऑर्फन से दूर रहें, लेकिन उस रात काइगाकू ने ब्लू स्पाइडर लिली को वहाँ से हटा दिया था जिसकी वजह से वो डीमन अटैक करने में वहाँ पे कामयाब हो जाता है और वहाँ के बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। काइगाकू बच जाता है और वहाँ पे एक लड़की और होती है जिसे स्टोन हाशिरा गियो में बचा लेता है। तो अब आप सभी ये बात समझ गए होंगे कि जब अपर मून 1 ने
ने काइगाकू को ये ऑफ़र दिया डीमन बनने का, तब उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया इस ऑफ़र को। अब अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ पे डीमन स्लेयर में एक रूल होता है कि अगर हाशिरा का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अगर डीमन बनता है तो वो हाशिरा अपना पेट काट के खुद को सज़ा देगा जब तक वो मर नहीं जाता है। और ये जो सज़ा होती है वो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके बाद काइगाकू और ज़ेनात्सु का सामना इन्फिनिटी कासिल आर्क में होता है, जहाँ पे ज़ेनात्सु 7th फॉर्म का यूज़ करते हुए काइगाकू को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ज़ेनात्सु 7th फॉर्म का यूज़ कैसे कर सकता है, जबकि थंडर ब्रीथिंग में टोटल 6 ही फॉर्म्स है और वो बस फर्स्ट ही परफॉर्म कर सकता है, तो वो 7th फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकता है। मैंने आप सभी को बताया था कि ज़ेनात्सु के ऊपर लाइटनिंग गिरी थी, तो उस समय उसकी बॉडी ने उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से जितनी भी उसकी लैक ऑफ एबिलिटीज़ थी वो सभी एनहांस हो गई थी और उस लाइटनिंग की वजह से ही वो एक न्यू फॉर्म को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो के अंदर टोटल 3 चीज़ें कवर की हैं। ज़ेनात्सु की बैक स्टोरी, ज़ेनात्सु ने आखिर कैसे 7th फॉर्म अचीव की, और काइगाकू के बारे में जितनी भी चीज़ें पॉसिबल थी मैंने आप सभी को वो चीज़ें बताने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और आगे ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।